हेलो दोस्तों, किताबों के इस खूबसूरत संसार में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अमित कोहली को। धीरूभाई अंबानी भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति, जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने ही भारतीयों को प्रॉफिट बनाना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि बिजनेस में किस तरह से एक आम आदमी आगे बढ़कर एक लेजेंडरी बिजनेसमैन बन सकता है। धीरूभाई अंबानी के कुछ प्रसिद्ध कथनों से हम आज का विवरण शुरू करते हैं। धीरूभाई अंबानी के प्रसिद्ध कथन हैं, मैं ना सुनने का आदी नहीं, मैं ना शब्द के लिए बहरा हूँ। रिलायंस के विकास की कोई सीमा नहीं, मैं अपना दृष्टिकोण बदलता रहता हूँ। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप सपना देखेंगे। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो। विचार किसी की बपोती नहीं, विचार पर किसी का एकाधिकार नहीं है। हमारे सपने हमेशा विशाल होने चाहिए, हमारी ख्वाहिशें हमेशा ऊंची, हमारी आकांक्षाएं हमेशा ऊंची, हमारी प्रतिस्पर्धा हमेशा गहरी और हमारे प्रयास महान होने चाहिए। धीरूभाई अंबानी अक्सर अंग्रेजी के इस वाक्य को दोहराया करते थे, फॉर दोज हु डेयर टू ड्रीम देयर इज अ होल वर्ल्ड टू विन। धीरूभाई अंबानी के कुछ ऐसे वाक्य जो कई बार हमें सुनने को मिलते थे उनके द्वारा। मुनाफा बनाने के लिए आपको आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, अगर आप दृढ़ता और पूर्णता के साथ काम करें तो कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। सफलता आपका अनुसरण करेगी। मुश्किलों में भी अपने लक्ष्यों को ढूंढिए और आपदाओं को अवसरों में तब्दील कीजिए। युवाओं को उचित माहौल दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें जो ज़रूरत है उसकी मदद कीजिए। प्रत्येक में अनंत ऊर्जा का स्रोत है, ये फल देंगे। मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य में एक समान पहलू है। संबंध और आस्था ये हमारे विकास की नींव है। हम लोगों पर दाव लगाते हैं, समय सीमा को छू लेना ही ठीक नहीं है, समय सीमा को हरा देना मेरी आशा है, हारे ना हिम्मत ही मेरा विश्वास है। इन्हीं कथनों से हम धीरूभाई अंबानी के जीवन चर्चा की शुरुआत करते हैं। धीरूभाई अंबानी वास्तव में एक महान कारोबारी थे, जिन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना वर्चस्व मनवाया। भारत के कारोबारी धीरूभाई अंबानी के लिए सफलता एक बहुत ही बड़ा संघर्ष रहा। वह ना तो किसी धनी परिवार से थे और ना ही उनके पास परिवार का छोड़ा हुआ कोई बैंक बैलेंस था। उन्होंने जब कारोबार की दुनिया में कदम रखा था तो वह उस समय जीरो पर थे। धीरूभाई अंबानी का प्रारंभिक जीवन। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था। उनके जीवन की कहानी फर्श से उठकर अर्श पर पहुंच जाने की कहानी है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है, चोरवाड़ में हीराचंद गोवर्धन अंबानी और जमुनाबेन के बहुत ही सामान्य मोदबनिया परिवार में हुआ था। यद्यपि वे गुजरात में जन्मे थे, पर वे वास्तव में सिंधी वंश से थे, जो कि एक सामाजिक धार्मिक समूह है जो सिंध से संबंध रखता है और पहले उत्तर पश्चिमी भारत का प्रांत था और विभाजन के बाद अब पाकिस्तान के अधिकार में है। वे एक शिक्षक के दूसरे बेटे थे। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने अपना उद्योग व्यवसाय सप्ताहांत में गिरनार की पहाड़ियों पर तीर्थ यात्रियों को पकोड़े बेचकर शुरू किया था। जब वे 16 वर्ष के थे तो एडन, यमन चले गए। उन्होंने वहां पर बेसी एंड कंपनी के साथ 300 रुपये के वेतन पर काम किया। 2 साल उपरांत वे बेसी एंड कंपनी शेल उत्पादन की वितरक बन गई और एडन के बंदरगाह पर कंपनी के एक फिलिंग स्टेशन के प्रबंधन के रूप में धीरूभाई अंबानी को पदोन्नति दी गई। उनका कोकिलाबेन के साथ विवाह हुआ था
और उनको 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और 2 बेटियां नीना और दीप्ति हुई। सन 2007 तक परिवार बेटे अनिल और मुकेश की संयुक्त संपत्ति $100 अरब थी, जिसने अंबानियों को विश्व के सर्वाधिक धनी परिवारों में से एक बना दिया। रिलायंस वाणिज्यिक निगम अर्थात रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। 1952 में धीरूभाई अंबानी भारत वापस आ गए और 15,000 रुपये की पूंजी के साथ रिलायंस वाणिज्यिक निगम अर्थात रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का प्राथमिक व्यवसाय पॉलिएस्टर के सूत का आयात और मसालों का निर्यात करना था। वे अपने दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी जो उनके साथ ही एडन यमन में रहा करते थे के साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। रिलायंस वाणिज्यिक निगम का पहला कार्यालय मस्जिद बंदर के नरसीनाथ सड़क पर स्थापित था। यह एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियों के साथ एक 350 वर्ग फुट का कमरा था। आरंभ में उनके व्यवसाय में मदद के लिए 2 सहायक थे। 1955 में चंपकलाल दिमानी और धीरूभाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई और धीरूभाई ने स्वयं शुरुआत की। यह माना जाता है कि दोनों के स्वभाव अलग थे और व्यवसाय कैसे किया जाए इस पर अलग राय थी। जहां पर श्री दिमानी एक सतर्क व्यापारी थे और धागे की फैक्ट्रियों भंडारों के निर्माण में विश्वास नहीं रखते थे, वहीं लोग धीरूभाई को जोखिम लेने वाले के रूप में जानते थे और धीरूभाई मानते थे कि मूल्य वृद्धि की आशा रखते हुए भंडारों का निर्माण भुलेश्वर मुंबई के स्टेट में किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा लाभ और मुनाफा कमाया जाए। 1968 में वे दक्षिणी मुंबई के आल्ट माउंट सड़क पर स्थानांतरित हो गए। 1960 तक अंबानी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए आंकी गई। रिलायंस टेक्सटाइल्स वस्त्र व्यवसाय में अच्छे अवसर का बोध होने के कारण धीरूभाई ने 1966 में अहमदाबाद नरोडा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। पॉलिएस्टर के रेशों का इस्तेमाल करके वस्त्र का निर्माण किया गया। धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल के व्यापक विपणन ने इसे भारत के अंदरूनी इलाकों में एक घरेलू नाम बना दिया। खुदरा विक्रेता केंद्र की शुरुआत हुई और वे ओनली विमल छाप के कपड़े बेचने लगे। 1975 में विश्व बैंक की तकनीकी मंडली ने रिलायंस टेक्सटाइल्स निर्माण इकाई का दौरा किया। इकाई की दुर्लभ खासियत यह थी कि इसे उस समय में विकसित देशों के मानकों से भी उत्कृष्ट माना गया। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। धीरूभाई अंबानी को इक्विटी कल्ट या सामान्य शेयर को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। भारत के विभिन्न भागों से 58,000 से ज़्यादा निवेशकों ने 1977 में रिलायंस के आईपीओ की सदस्यता ग्रहण की। उस समय धीरूभाई अंबानी गुजरात के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त कर सके थे कि उनकी कंपनी के शेयरधारक होने से उन्हें अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस उद्योग यह विशेषता रखता था कि यही एक ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी जिसकी कई वार्षिक आम बैठकें, एनुअल जनरल मीटिंग्स स्टेडियम या मैदानों में हुआ करती थी। 1986 में रिलायंस उद्योग की वार्षिक आम बैठक क्रॉस मैदान मुंबई में की गई, जिसमें लगभग 35,000 शेयरधारकों और रिलायंस के परिवार ने भाग लिया। धीरूभाई बड़ी संख्या में प्रथम खुदरा निवेशकों को संतुष्ट कर सके कि वे रिलायंस संस्थापित करने के लिए वे भाग लें और मेहनत से कमाए गए पैसों को रिलायंस टेक्सटाइल आईपीओ में लगाएं। उन्होंने वायदा किया कि
उनके विश्वास के बदले उनके निवेश पर उन्हें पुख्ता मुनाफा मिलेगा। 1980 तक अंबानी की कुल संपत्ति को 1 बिलियन रुपयों तक आंका गया। कारोबारी विविधता। अपने कार्यकाल में धीरूभाई ने व्यवसाय को प्रमुख विशेषज्ञता के रूप में पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर कपड़ा, टेक्सटाइल्स, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचलन तंत्र को विविधता प्रदान की। कंपनी को पूर्ण रूप से बीबीसी द्वारा सालाना कारोबार $12 बिलियन और 85,000 मजबूत कार्यबल के रूप में वर्णित किया गया। नस्ली वाडिया के साथ स्पर्धा। बॉम्बे डाइंग के नक्सली वाडिया एक समय में धीरूभाई और रिलायंस उद्योग के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी थे। नक्सली वाडिया और धीरूभाई दोनों अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहुंच के लिए जाने जाते थे और उनमें यह योग्यता थी कि वे मुश्किल से मुश्किल लाइसेंस को भी उदारीकरण पूर्ण अर्थव्यवस्था में अनुमोदित करा लेते थे। एक समय में रामनाथ गोयनका धीरूभाई अंबानी के दोस्त थे। माना जाता है कि रामनाथ गोयनका नस्ली वाडिया के करीबी थे। कई मौक़ों पर रामनाथ गोयनका दोनों के बीच हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे ताकि बाद में नस्ली वाडिया को समर्थन दिया जा सके। उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस दैनिक प्रकाशन में रिलायंस उद्योग और धीरूभाई के खिलाफ लेखों की श्रृंखला हुआ करती थी जो ये दावा करती थी कि धीरूभाई अनैतिक व्यावसायिक पद्धतियों का प्रयोग अधिकाधिक मुनाफे को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अंबानी और गोयनका दोनों की आलोचना और सराहना समान रूप से समाज के वर्गों द्वारा की गई। लोगों ने गोयनका की आलोचना की कि वह एक राष्ट्रीय समाचार पत्र का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण कर रहे हैं। आलोचक मानते थे कि कई ऐसे दूसरे व्यावसायिक इस देश में हैं जो कि अनैतिक और अवैध तरीकों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, पर गोयनका ने केवल अंबानी को ही अपने निशाने के लिए चुना। धीरूभाई अंबानी को इसी बीच काफी पहचान और सराहना मिल रही थी। जनता का एक वर्ग धीरूभाई की व्यवसायिक समझ और अपनी इच्छानुसार व्यवस्था को वश में रखने की योग्यता की प्रशंसा करने लगा था। इस खींचतान का अंत तब जाकर हुआ जबकि धीरूभाई अंबानी बीमार होकर सैन डिएगो अस्पताल पहुंच गए। उनके कारोबार को उनके पुत्र मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने देखना आरंभ किया। धीरूभाई ने जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पुनः अपने कारोबार को संभाला। वे पहले से अधिक सफलता के साथ विवादों में रहकर बचकर अपनी साख बचाकर उद्योग जगत में ख्याति के शिखर पर पहुंचते रहे। धीरूभाई अंबानी का निधन। 24 जून 2002 ईस्वी को धीरूभाई अंबानी को जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ा। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। वे एक सप्ताह तक कोमा की स्थिति में रहे। डॉक्टरों की टीम उनका जीवन बचाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, पर 6 जुलाई 2002 ईस्वी की रात 11:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उद्योग जगत का मसीहा चला गया। इस समाचार ने लाखों लोगों को शोकाकुल कर दिया। उनके अंतिम संस्कार में न केवल व्यापारियों, राजनीतिज्ञों और मशहूर हस्तियों ने शिरकत की, वरन हजारों आम लोगों ने भी भाग लिया। उनके पीछे उनकी पत्नी कोकिलाबेन और 2 बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और 2 पुत्रियां नीना और दीप्ति तथा इनका पूरा शोकाकुल परिवार रहा। धीरूभाई अंबानी ने अपनी लंबी यात्रा बॉम्बे के मूलजी जेठा कपड़े के बाजार से एक छोटे व्यापारी के रूप में शुरू की थी। इस महान व्यवसायी के सम्मान में मुंबई टेक्सटाइल मर्चेंट्स ने 8 जुलाई 2002 को बाजार बंद रखने का फैसला किया। निधन के समय रिलायंस समूह की सालाना राशि
रुपए 75,000 करोड़ या 15 बिलियन US थी। धीरूभाई अंबानी के बाद रिलायंस। चूंकि धीरूभाई अंबानी का अकस्मात निधन हुआ था, अतः उनके व्यवसायिक साम्राज्य के बंटवारे का प्रश्न उद्योग जगत के सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा था। नवंबर 2004 को मुकेश अंबानी ने एक साक्षात्कार में अपने भाई से प्रभुत्व के मुद्दों को लेकर मतभेद स्वीकारा। उन्होंने कहा कि मतभेद निजी कार्यक्षेत्र में आते हैं। उनकी राय यह थी कि इसका कोई प्रभाव कंपनी की कार्यप्रणाली पर नहीं पड़ेगा। यह भी रिलायंस पेशेवरों द्वारा प्रबंधित मजबूत कंपनियों में से एक है। रिलायंस उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्ता को मानते हुए इस मुद्दे पर मीडिया में विस्तृत बहस और चर्चा चलती रही। KB कामत ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक ने, जो अंबानी परिवार के करीबी दोस्त हैं, इस मुद्दे को निपटाने का प्रयास किया। भाइयों ने अपनी मां कोकिलाबेन अंबानी को इस मुद्दे पर हल निकालने का काम सौंपा। 18 जून 2005 को कोकिलाबेन अंबानी ने कहा कि इस मामले का निपटान होने पर प्रेस को जानकारी फौरन दी जाएगी। रिलायंस साम्राज्य अंबानी भाइयों में बांट दिया गया। मुकेश अंबानी को RIL और IPCL और छोटे भाई अनिल अंबानी को रिलायंस पूंजी, रिलायंस ऊर्जा और रिलायंस इंफोकॉम मिला। मुकेश अंबानी द्वारा चलाई जा रही संस्था को रिलायंस उद्योग लिमिटेड RIL के नाम से अभिहित किया गया, जबकि अनिल समूह का नाम पुनः अनिल धीरूभाई अंबानी समूह ADAG में बदल दिया गया। दोस्तों, अब हम धीरूभाई अंबानी को मिले हुए सम्मानों पर चर्चा करेंगे, जो उन्हें सम्मान अपने क्षेत्र में काम करने के द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए गए। नवंबर 2000 भारत में उनके रसायन उद्योग के विकास में उल्लेखनीय योगदान की पहचान के लिए कैमटेक संस्था और विश्व रसायन अभियांत्रिकी द्वारा उन्हें सदी के मानव के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2002, 1998, 1996 में उन्हें एशिया वीक पत्रिका द्वारा एशिया के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया गया। जून 1998 वॉटन स्कूल पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा उल्लेखनीय नेतृत्व क्षमता के उदाहरण के रूप में डीन पदक दिया गया। धीरूभाई अंबानी की विशिष्ट उपलब्धि यह थी कि वे वॉटन स्कूल से डीन पदक पाने वाले पहले भारतीय बने। अगस्त 2001 दी इकोनॉमिक्स टाइम द्वारा सामूहिक उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। धीरूभाई अंबानी को 20वीं सदी के मानव के नाम से भारतीय वाणिज्य और उद्योग सदन महासंघ द्वारा सम्मान दिया गया। 2000 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक जनमत सर्वेक्षण में उन्हें शताब्दियों में संपत्ति के महान निर्माता के पक्ष में मत दिया गया कि यह भारत का सच्चा पुत्र है।